देखिए जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टू फेज मेथड कि किसी भी प्रॉब्लम को टू फेज मेथड से कैसे जो है ना वो सॉल्व किया जाता है। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम से ही जाहिर है कि टू फेज मेथड, तो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं सवाल के दो फेज के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। इसके दो फेज होते हैं, तो आइए उन फेजेस को पहले डिस्कस करते हैं कि उन फेजेस के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है। तो देखते हैं स्टेप वन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप वन की। स्टेप वन और साथ इसको आप यूं भी कह लें कि फेज वन है, यानी कि जो आपका फेज वन है या जो आपका स्टेप वन है उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने सिस्टम को उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जिस तरह आप किसी सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो उसी तरह उसके अंदर स्लैक्स वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो। तो बेटा इसके अंदर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होंगे, ठीक है ना। राइट द सिस्टम in standard form write the system in standard form by adding or subtracting selects variable and artificial variable। अब इसके अंदर जिस तरह एम तकनीक के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होते हैं उसी तरह बेटे इसके अंदर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होंगे। लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो सिर्फ आपके पास किसके अंदर जी वाले फंक्शन, यानी कि जो जी वाला फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो जी वाले फंक्शन में ऐड नहीं होंगे। इसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो सिर्फ सब्जेक्ट टू, यानी कि जो आपके सब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं ना, कंसंट्रेट जो नीचे इक्वेशंस लिखी जाती हैं सिर्फ उनके अंदर ऐड होंगे, उनके अलावा कहीं पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं होगा। जिस तरह एम तकनीक के अंदर होते थे हमारे जी जो फंक्शन होता था उसके अंदर भी हम आर्टिफिशियल को वेरिएबल को एम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होंगे सब्जेक्टिव फंक्शंस। यहाँ पे मैं नोट बताता चलूं, नोट आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड only subjective functions। जो सब्जेक्टिव फंक्शंस होंगे उनके अंदर सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, ठीक है ना। तो आप यूं भी लिख सकते हैं नॉट इन जी, यानी कि जी वाले फंक्शन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं होगा। ये सबसे पहले बेटे पहले स्टेप के अंदर ही आपने पहले फेज के अंदर ये काम करना है कि सिस्टम को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं सबसे पहले। और हमने क्या करना है, एक इसके अंदर से खुद से एक जो है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी खुद से, यानी कि जो जी वाला जो होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और जो नीचे फंक्शन होते हैं इक्वेशंस होती हैं उनको हम सब्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। तो इतना काम करने के बाद जब हमने सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेना है तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, जो स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, अभी ये पहले फेज के अंदर ये सारे काम हम करने हैं, ठीक है। पहले फेज नंबर वन का स्टेप वन ये होता है और फेज वन का ही मैं स्टेप नंबर आपको टू बताता हूँ कि स्टेप नंबर टू क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि खुद से एक लेट कर लेते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं क्या करता हूं, खुद से एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो सपोज करूंगा, कैसे, बाय एडिंग
आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, यानी कि जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे उनको जमा करके एक क्या कर लिया जाएगा, एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना वो जी की जगह पे लेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हम क्या रखते हैं, हमेशा आर नॉट रखते हैं, और वो बराबर आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं उनको ऐड करके हम एक क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो वेरिएबल लेट करते हैं, खुद से बनाते हैं। बेटा मैं अगेन रिपीट कर दूं यहाँ पे कि सबसे पहला फेज 1 होता है हमारा, ये 2 फेज मेथड है, इसके 2 फेज होंगे हमारे पास। जो सबसे पहला फेज है उसके मैं स्टेप्स आपको बताता चलूं कि पहले फेज के अंदर हमने क्या करना है। कि सबसे पहले स्टेप 1 क्या है कि सिस्टम को उसी तरह आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने हैं और स्लैग वेरिएबल ऐड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो जी के अंदर ऐड नहीं होंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड ओनली सब्जेक्टिव फंक्शन, सिर्फ सब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर यूज होंगे, जो नीचे इक्वेशंस होती हैं जी के अंदर नहीं ऐड होंगे। स्टेप फेज नंबर 1 का स्टेप 2 ये है कि हम क्या करते हैं, अगले ही स्टेप में हम क्या करते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम सपोज करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करके, यानी कि जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हो R1 हो R2 R3 हो, उन सबको हम जमा करके आर नॉट एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी की जगह पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जी की जगह पे हमारा बेटा फिर ये फंक्शन हो जाता है। तो बाकी हम उसी इक्वेशन को टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, राइट इन टेबल फॉर्म। हम अपने सिस्टम को टेबल फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। टेबल फॉर्म में लिखने के बाद सॉल्व बाय सिंपलेक्स मेथड, उसी तरह हम क्या करते हैं, सॉल्व अकॉर्डिंग टू सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड से क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद, सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करने के बाद बेटे स्टेप 3 जो होता है वो क्या होता है, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 हमारा ये होगा कि अगर इफ अगर आर नॉट की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है, अगर आपके पास, यानी कि सिंपलेक्स मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं, जिस तरह हम जी की वैल्यू निकालते थे इसी तरह इसकी वैल्यू निकाल, अगर आपके पास जो आपने खुद से जी की जगह पे एक फंक्शन लेट किया होगा उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये आपको आसान लगेंगी चीजें। तो जब इसका आंसर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे देन द सिस्टम हैज feasible solution, and we go to phase 2। यानी कि अगर आप जो उसको सिंपलेक्स मेथड से जब सॉल्व करेंगे, अगर वहां पे ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका आंसर 0 आ जाएगा तो देन हम फेज 2 करेंगे। ठीक है ना, तो अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि द सिस्टम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। जब इसका आंसर अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम वहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन को और लिख देंगे कि सिस्टम का जो फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अदरवाइज यहां पे मैं लिख दूं, अदरवाइज नो फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यानी कि अगर ये 0 है तो देन हम कहेंगे कि इसका फिजिबल सॉल्यूशन है, और वो फिजिबल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, फेज 2 पे जाके निकालेंगे। फेज 2 पे क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है जी, तो अदरवाइज अगर तो इसका आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे जी सिस्टम का फिजिबल सॉल्यूशन हम फेज 2 करेंगे। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे हेंस द सिस्टम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए जी बेटे, फेज 2 की जब हमें जरूरत पड़े, पहले क्वेश्चन ये है कि फेज 2 हम करेंगे कब। अगर हमें
आर नॉट का हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लेट किया होता है, अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो हमें फेज 2 करना पड़ता है। फेज 2 के अंदर क्या करते हैं हम, जो टेबल हमें लास्ट पे गिवन होता है, लास्ट टेबल से वी टेक वैल्यूज ऑफ बेसिक नॉन बेसिक, यानी कि वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 एंड पुट इन z। फेज 2 क्या होता है, फेज 2 में बेटा जो लास्ट पे हमें जो है ना टेबल गिवन होता है जिसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है, तो वहां से हम क्या करते हैं उस टेबल से हम x1 x2 x3 यानी कि हमारे जो नॉन बेसिक होते हैं इनकी वैल्यूज लेके उनको z के अंदर क्या करते हैं पुट करते हैं। z के अंदर पुट करने के बाद नाउ क्या कर लिया जाता है, नाउ सॉल्व बाय सिंपलेक्स मेथड, और उसको क्या कर दिया जाता है सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व किया जाता है। नाउ बाय सॉल्व बाय सिंपलेक्स मेथड टू गेट feasible solution, यानी कि देन क्या किया जाता है, ये फेज 2 बड़ा आसान सा एक फेज है हमारे पास कि हमने जो लास्ट टेबल गिवन होता है वहां से हम x1 x2 x3 की वैल्यूज निकाल के उसको z के अंदर पुट करते हैं, और दोबारा सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम उसको दोबारा सिंपलेक्स मेथड से टेबल की शक्ल में लिख के, यानी कि जिस तरह सिंपलेक्स मेथड में आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते थे उस तरह आप इस सिस्टम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये दो फेज के ऊपर मुश्तमिल ये मेथड है जिसको टू फेज मेथड का नाम दिया गया है। आइए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे मजीद जो चीजें हैं ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अच्छा जी, देखिए टू फेज मेथड है हमारे पास, तो हमने टू फेज मेथड से इस सिस्टम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दीज। तो बेटा ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और ये सब्जेक्ट टू लिखा भी होता है, यानी कि ये सारे सब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, राइट द सिस्टम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द सिस्टम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द सिस्टम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले मैं जो है ना वो अपने सिस्टम को लिखना चाह रहा हूँ। देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, और इसमें एक चीज जो मैंने आपको कहा था नोट करनी है कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो z के अंदर ऐड नहीं होगा, जबकि m तकनीक के अंदर हम z के अंदर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल करते थे। ठीक है जी, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास z, ये साइड पे आके -2x1, इधर आके -3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और अब देखें दूसरी ये है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 7 है। तो मैंने आपको कहा था अगर जो साइड बड़ी हो जाए उसमें से भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, और जो इक्वल आए ऑलरेडी इक्वल हो उसमें भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। तो देखो ये इक्वल 7 है, इसके अंदर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल r1 को ऐड किया जाएगा, तो देन ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इसके अंदर क्या कर दिया जी, ऐड कर दिया। और ये साइड ग्रेटर है, देखिए ये आ गया 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3, इसके अंदर से स्लैक वेरिएबल, अब देखिए ये दूसरी क्वेश्चन है ना, तो स्लैक वेरिएबल का नाम क्या रखा जाएगा, s2 रखा जाएगा। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि इक्वेशंस के लिहाज से नाम रखते हैं। दूसरी क्वेश्चन है तो स्लैक वेरिएबल हो जाएगा s2, स्लैक वेरिएबल ये बड़ी है ना साइड, तो इसमें स्लैक वेरिएबल माइनस करेंगे और साथ ही आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है r2 ऐड कर देंगे, और ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, 10 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमने सिस्टम को क्या कर दिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब फेज 1 स्टार्ट होने लगा क्वेश्चन का। फेज 1 यही होता है कि फेज 1 के अंदर आप या इसको भी कह सकते हैं कि ये फेज 1 का हिस्सा है, लहदा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फेज 1 के अंदर क्या है कि सबसे पहले आप
कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेट करोगे, ठीक है ना, कैसे? बाय एडिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। तो हम कहेंगे नाउ suppose an objective variable, objective function आर नॉट, और वो बराबर होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल कितने हैं? 2 है ना हमारे पास, तो बराबर होगा R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ये हमने जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे पास होते हैं हम उनको जमा करके वो फंक्शन क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। यहां तक बेटे कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3। तो ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई, प्लस R2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो वो निकलेगी हमारे पास 10 माइनस 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3, और इसके अंदर हो जाएगा प्लस का S2। ये हो गया। तो बेटा इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आर नॉट है, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे बच्चे वो बन जाएगा 7 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस 10 एंड माइनस 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3 और प्लस का S2, ये आ गया। तो इसको हमने बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, ताकि आगे हम इसको टेबल की शक्ल में लिख सकें। तो इन सब वैल्यूज को हमने इधर ले आना है। तो इधर आगे सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये चीजें क्या बनेगी, आर नॉट, तो उस साइड से इधर आकर हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 3x1 माइनस 3x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3 और माइनस S2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 17। ये हो गया बेटा, यानी कि मैंने क्या किया है, देखो ये x1 एक है, ये x2 माइनस 3x1 हो जाएगा ना, माइनस 3x1 इधर आकर हो जाएगा प्लस 3x1, फिर ये और ये होके हो जाएगा 4x2, तो इधर आगे माइनस का 4x2 हो जाएगा। इस तरह इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। यहां तक बेटे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ सकते हैं। अब थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसलिए मैं दोबारा थोड़ा बता दूं। तो अब देखिए बेटे, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग रुक गई थी। अब हमने क्या किया कि इस तरह हमने पहली और दूसरी इक्वेशन में से R1 और R2 की वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करके सिंप्लीफिकेशन करके इसको हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब बेटा हम z को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब z की जगह पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज होगा टेबल के अंदर। देखिए z की जगह पे ये वाला फंक्शन R नॉट वाला, और ये दो इक्वेशन में यूज करके क्या बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा। तो ये टेबल मैंने बना दिया है। टेबल कैसे बनाते हैं आपको पहले भी पता है कि इस साइड पे बेसिक्स आते हैं सारे, और इस साइड पे आता है सबसे पहले z, लेकिन इसमें z की जगह पे R नॉट है, तो R नॉट और नीचे वो स्लैक वेरिएबल आते हैं जो ऐड हो रहे हों, लेकिन इसमें कोई स्लैक वेरिएबल ऐड नहीं था हो रहा, एक स्लैक वेरिएबल था S2 और वो माइनस हो रहा है, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है जी। तो इसलिए पहले ये R नॉट लिखा और इधर आर्टिफिशियल वेरिएबल आगे। तो अब देखिए R नॉट में जो वैल्यूज थी ये वाली कि x1 के साथ 3, इसके साथ 4, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। फिर जो R1 की वैल्यूज थी इस इक्वेशन से वो हमने यहाँ पे लिख दी। अभी R2 की इक्वेशन जो है वो मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें x1 के साथ क्या है जी, 2 है, फिर आएगा -5 और फिर आएगा 1, और S1 के साथ इसके अंदर क्या है, स्लैक वेरिएबल जो है
वो है -1 है, इसका भी स्लैक वेरिएबल -1 है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल R1 0 है क्योंकि R2 के साथ 1 है और इज इक्वल टू किसके है जी 10 के है। यहां तक बेटे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। अच्छा तो बेटे देखिए, जब हमने टेबल के फॉर्म में लिख दिया जी की जगह पे R0 फंक्शन था तो हमने इसको टेबल की शक्ल में लिख लिया, तो बेटे क्लास खत्म होने वाली है। अच्छा अब देखें, इसको हमने क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो उसी तरह जिस तरह सिंपलेक्स मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। मिनिमाइज करने का मतलब है कि हमने तमाम पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे खत्म कर दी है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव बनानी है। तो सबसे पहले देखें, एक ये 2 पॉजिटिव है, इसको खत्म करना है, और एक ये 3 पॉजिटिव है। इनमें से मोस्ट पॉजिटिव नंबर यानी कि बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 3 है ना, तो इसलिए पहले इसको सिलेक्ट किया जाएगा, इस कॉलम को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 7 को आप 1 पे डिवाइड करो, 7 को 1 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 7। 10 को आप डिवाइड करो 2 पे तो आंसर क्या आएगा 5। तो स्मॉल रेशियो जो है वो किससे आई है, इसकी आई है, यानी कि 7 छोटा है कि 5 छोटा है। तो हम 5 के अकॉर्डिंगली जो एलिमेंट है यहाँ पे 2, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो x1 है ये एंटर हो रहा है, जबकि R2 जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल ये हमारा क्या हो रहा है जी, लीव कर रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय ऑप्टिमैलिटी, बाय ऑप्टिमैलिटी conditions, condition x1 is entering variable, x1 is entering variable and R2 is leaving variable, R2 is a leaving variable, ये लिविंग वेरिएबल है। तो अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट टेबल के अंदर बेटा मैंने इसकी जगह पे 1 बनाना है, और इसके ऊपर भी 0 होने चाहिए और नीचे भी 0 होने चाहिए, यानी कि नीचे तो कोई 0 है ही नहीं, ऊपर ही बनाना है, ऊपर ही। तो इसके ऊपर जो 0 होने चाहिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे क्या बनाऊंगा, नेक्स्ट टेबल में मैं इसके ऊपर 0 बनाऊंगा सारे। तो जो ही इसके ऊपर 0 बन जाएंगे हम उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है जी। बेटा उसी तरह बेसिक्स, तो देखें ये R0 ऐसे आएगा और R1 ऐसे आएगा। देखें x1 एंटर हो रहा है इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। तो इधर उसी तरह x1, x2, x3 और ये s2 है, फिर R1 है, फिर R2 है, और यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन लिख लेंगे और यहाँ पे क्या